तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है बेंगलुरु के सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर कर्नाटक के जो एक मिनिस्टर है एमपी पाटिल, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि फाइनल डिसीजन अब तक नहीं हुआ है एयरपोर्ट की लोकेशन पे, और गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है सर्वेस स्ट्रेटेजिक साइट्स को कंसिडर करते हुए। प्रोबेबली अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर जो जगह होगी एयरपोर्ट के लिए वो डिक्लेयर हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सामने उन्होंने कुछ प्रपोजल्स भी सबमिट किए हैं अलग अलग रीजन के लिए। वैसे दोस्तों बेंगलुरु के पास के एयरपोर्ट के लिए कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि कई जगह पे प्रोटेक्टेड एरियाज है। जो बेंगलुरु का एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे एक टर्म क्लॉज है कि विद इन पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए कंपटीशन वगैरह के लिए, क्योंकि वहां पे वो कंपनी ने अपना पैसा लगाया है। तो ये सब देखते हुए डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा कि बेंगलुरु का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडिया के सबसे लंबे यू गर्डर से रिलेटेड, जो कि लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। और ये गर्डर था बेंगलुरु सबअर्बन रेलवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट का। दोस्तों यू गर्डर्स जो होते हैं वो जनरली 28 मीटर के होते हैं, लेकिन ये वाला यू गर्डर जो है इससे भी ज्यादा लंबा है, और ये एक यू शेड प्री टेंशन प्री कास्ट गर्डर है। दोस्तों यहाँ पे ये गर्डर ज्यादा अजीब या कहे तो ज्यादा यूनिक इसलिए है क्योंकि पहली बात ये सबअर्बन प्रोजेक्ट के लिए है, मेट्रो वगैरह के लिए नहीं। यानी ये ज्यादा बड़ा वैसे भी साइज में होने वाला है विथ वगैरह के हिसाब से, क्योंकि ब्रॉड गेज ट्रेन्स चलेगी, और साथ साथ ऑब्वियसली ये लंबा है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है कर्नाटका के असेंबली से रिलेटेड, जिन्होंने पास कर दी है एक बिल, जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों आने वाले समय से एक एडिशनल सेस लगाया गया है 500 रुपए का 2 व्हीलर पे और 1000 रुपए का 4 व्हीलर पे, अगर आप गाड़ी खरीदते हो कर्नाटका में। ऑलरेडी कर्नाटक के अंदर जो रोड टैक्सेस वगैरह है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है पूरे देश के अंदर। इसी के अंदर एक और एडिशन कर दिया गया है, जो अभी फिलहाल बहुत सारे सब्सिडी स्कीम्स चल रही है, बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स चल रहे हैं कर्नाटक के अंदर, उसको सब्सिडाइज करने के लिए दिया गया है। अगली खबर दोस्तों आ रही है फिर से कर्नाटका से, जहां पर एयरबस ने अवार्ड कर दिया है एक्विस प्राइवेट लिमिटेड को एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंतर्गत ये सप्लाई करेंगे कई सारे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट फॉर द एयरबस A220 डोर प्रोग्राम। तो दोस्तों 200 बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, मशीन्ड कंपोनेंट्स होते हैं, जो एक एयरप्लेन डोर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब मैं दोस्तों बता देता हूँ, डिजाइन के मामले में मे बी एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, लेकिन उसकी क्वालिटी कंट्रोल, उसका प्रिसीजन, टॉलरेंस और उसको सर्टिफाई कराना, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। और एयरबस ने एक इंडियन कंपनी को यहाँ पर ट्रस्टवर्दी समझा है बनाने के लिए। वैसे एयरबस के कई कंपोनेंट्स अब भारत में बन रहे हैं, और ऑलरेडी ये जो स्केल है वो बढ़ता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज इंक्लूड हो रही है, तो भारत का अपना एविएशन इकोसिस्टम बन रहा है। अगली खबर दोस्तों ये गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या GMRCL से रिलेटेड, जिन्होंने लॉन्च किया है बीटा वर्जन ऑफ अहमदाबाद मेट्रो ऑफिशियल मोबाइल ऐप, जो कि ऑनलाइन टिकटिंग के काम में आएगा, और प्ले स्टोर पे इसको अवेलेबल कर दिया गया है। तो आप जानते हो देश के कई मेट्रोज में ये टिकटिंग की फैसिलिटी है, ऐप के अंदर क्यूआर जनरेट होता है, फेयर इंक्वायरीज कर सकते हो, रूट वगैरह चेक कर सकते हो। तो ये अहमदाबाद के लोगों में मिल गया है। अगली खबर दोस्तों ये भारतीय नेवी और कोचिन शिपयार्ड के अंदर हुए एक इवेंट से रिलेटेड, जो कि था स्टील कटिंग सेरेमनी फॉर नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल व्हीकल्स या NGMVs। तो दोस्तों ऑब्वियसली कोचिन शिपयार्ड इनको बना रहा है नेवी के लिए, तो स्टील कटिंग एक काइंड ऑफ फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी की तरह ही है, जो मरीन इकोसिस्टम के अंदर एक ट्रेडिशन है। तो जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, इनके साथ में 6 इस तरीके के NGMVs को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट है 9,804 करोड़ रुपए की कीमत से, और पहला शिप मार्च 2027 तक बन जाएगा, ऐसी उम्मीद है। तो छोटे शिप्स ये नहीं है, इनके अंदर सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर सर्वेलेंस और फायर कंट्रोल रेडार्स सब कुछ होगा। इसके साथ साथ एडवांस मशीनरी लगाई जा सकेगी, कई सारे सेंसर्स वगैरह होंगे। तो ये एडवांस वेसल होंगे, और इनको डिजाइन बेसिक नॉर्वेजियन फर्म ने किया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे केरला से, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल की उम्मीद रखी है केरला गवर्नमेंट ने फॉर दी वर्क ऑन अंगमले इरुमेले निरक्कल रूट सिंगल लाइन। तो दोस्तों ये एक बहुत क्रूशियल स्टेप है केरला को, अगर सबरी रेल प्रोजेक्ट अप्रूव करना है तो जो चीफ मिनिस्टर है केरला के, उन्होंने ये अप्रूवल के लिए प्रपोजल भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो होपफुली यहाँ पर जब अप्रूवल आ जाएगा तो फर्स्ट फेज इसका कंस्ट्रक्शन का किया जा सकेगा, जो मैंने नाम लिया निलक्कल तक का रूट, इसके ऊपर, जिसके बाद में जो है डबलिंग का भी काम किया जा सकता है। और ये केरला के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बूस्ट करेगा, क्योंकि इनर केरला में कोई रेलवे है नहीं, जो भी है वो कोस्ट के आसपास में दौड़ती है। और जो विजनकम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट है, उसके साथ में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी केरला की। अगली खबर दोस्तों डाइकिन इंडिया से, जो कि सब्सिडरी है जापान के डाइकिन इंडस्ट्रीज की, और इन्होंने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है ताइवानीज AC कंप्रेसर मेकर रेची प्रिसिजन से साथ, जिसके साथ में मिलकर ये भारत में रोटरी कंप्रेसर्स बनाएंगे। इस जॉइंट वेंचर के अंतर्गत श्री सिटी आंध्र प्रदेश के अंदर ये काम किया जाएगा, और डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट जो है डाइकिन के, दोनों को देखते हुए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाने वाली है। अगली खबर दोस्तों ये बिहार गवर्नमेंट के स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से,
थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने अप्रूव किए हैं इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹30,000 करोड़ और उनके पास में इन प्रिंसिपल अप्रूवल्स भी है 29,000 करोड़ के, जो कि स्टेज 1 के लिए है, जिसके अंतर्गत 52 यूनिट्स बन रहे हैं जिनके फाइनल अप्रूवल स्टेज में आप काम आ चुके हैं और 35 यूनिट जो है वो प्रपोजल स्टेज में है 600 करोड़ के वर्थ के। तो यहाँ पर 58 मीटिंग हुई थी इनके स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की। तो डिसेंट काम करी है बिहार गवर्नमेंट। होपफुली बिहार के अंदर ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि प्रपोजल तो आता है लेकिन जब कंपनी काम शुरू करने जाती है तो इनको इतने इश्यूज आते हैं कि वो कभी भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाती। होपफुली इस बार ऐसा ना हो। आज के आस्पिटी सॉल्व के बारे में बात करें तो HKD पूछते हैं व्हाई वी सी सो मेनी पीपल प्रोटेस्ट ओवर गुड इंफ्रा प्रोजेक्ट व्हिच विल इवेंचुअली हेल्प मेनी पीपल इन फ्यूचर। तो देखो इंफ्रा जो है ना ये एक बहुत मिसअंडरस्टूड चीज है हमारे देश के अंदर। अभी आप लोग जो बहुत ज्यादा न्यू जनरेशन होंगे पोस्ट 1995 बॉर्न हुए उनको नहीं पता होगा कि हमारे जमाने में एक टाइम ऐसा था जब कोई भी बड़ा चीज करना, कोई भी चीज जिसमें बहुत पैसा लग रहा है वेलफेयर के अलावा करना को बहुत ईविल माना जाता था। इनफैक्ट लिबरलाइजेशन के पहले अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है भी तो भी आप चाह कर भी नहीं दिखा सकते थे, इतना ज्यादा टबू था पैसा होना हमारे देश के अंदर। इंफ्रा जो है उसी का काइंड ऑफ एक बाय प्रोडक्ट लोगों के लिए बन के आता था कि अगर कोई बहुत अच्छा हाईवे बन रहा है तो सीधा सीधा पॉलिटिशियंस जो कह देते थे कि ये तो गरीबों के लिए थोड़ी बन रहा है, ये अमीरों के लिए बन रहा है। कोई ट्रेन लाइन अगर बन रही है तो यही चीज कह दी जाती थी। कोई फैक्ट्री बन रही है तो फैक्ट्री ओनर के लिए हो रहा है बोल दिया जाता था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़े पार्ट ऑफ जनरेशन के लिए जो है ये एक इस तरीके की स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाता है जो गरीबों के लिए नहीं है, वो नुकसान करता है ज्यादातर लोगों को, अमीरों के लिए बनाया जाता है। इस तरीके का माइंडसेट जो है लोगों के अंदर बन चुका था। और अभी उसके बाद में और चीजें ऐड भी हुई। एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे चिपको आंदोलन के बाद में जो हर प्रोजेक्ट के लिए उठाए जाते हैं। एनजीओ जो है जो कि कंपटीशन को खत्म करने का काम करते हैं सामने वाले कंपनी को लेके, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लेम करते हैं वगैरह वगैरह। तो इसके वजह से जब भी कोई गुड इंफ्रा प्रोजेक्ट आता है ना तो लोग उसको पहले गाली ही देते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है पुणे मेट्रो का है। भर भर के गालियां पड़ी इस प्रोजेक्ट को, लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। आज 1 लाख से ज्यादा लोग डेली यूज कर रहे हैं और एक फेज का पूरा काम भी अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। थोड़ा ही लाइन ओपन हुई अगर देखा जाए तो भी इतना ज्यादा इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। सिमिलर गोस फॉर अदर मेट्रोज ऑल्सो। आज लोग बहुत सारे रोड्स को, हाईवेज को गाली देते हैं, बट देयर विल बी अ टाइम जहां पर धीरे धीरे जो एक दो चीजें होगी, एक तो इकोनॉमी ग्रो हो रही है, दूसरे लोगों को इंफ्रा का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। ये दोनों चीजें जब कंबाइन होगी तो पॉलिटिशियंस को भी समझ में आएगा कि इंफ्रा को गाली देके प्रोटेस्ट करवाना जो है अच्छा काम नहीं है। इसका एक लाइव एग्जांपल अगर देखें तो इस इलेक्शन में जो महाराष्ट्र में हुआ था वहां पर इंफ्रा कहीं ना कहीं एक बहुत रेयर जो चीज हुई थी वो था कि इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनना इलेक्शंस के दौरान। हालांकि बहुत दूसरे मुद्दे भी थे, रिजर्वेशन, वेलफेयरिज्म वगैरह वगैरह, लेकिन इंफ्रा को भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था और काफी लोगों ने इंफ्रा के बेसिस पे अपने वोटिंग डिसीजंस किए और इंफ्रा के साइड में ही वोटिंग डिसीजंस गए इलेक्शन के रिजल्ट में। तो ये एक अच्छा साइन है। इनफैक्ट कई सारे पोस्टरबाजी जो भी की गई थी इलेक्शंस के दौरान उसमें भी इंफ्रा के ऊपर ध्यान दिया गया था। तो ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू होता है तो भारत में धीरे धीरे लोग इंफ्रा को सपोर्ट करना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।